देखिए ये लड़ाई बहुत छोटी है, लेकिन बहुत आप जब आप सक्का संपत्ति पे डालेंगे तो जिस बच्चे को नहीं पता ना बेचारे को, वो कुछ दिन के बाद पूछेगा कि ये कि पिताजी इसके पीछे ये का क्या है, व्हाट इज दिस, तब आप उसे बताएंगे कि हमारे ऋषि मुनि को नहीं पता था कि भाई वो साइंस नहीं जानता था, वो शब्द नहीं जानता था, लेकिन उसने हजारों साल पहले कहा कि सूरज को सुबह सुबह उठ के लोटा पानी चढ़ा देना है। या आज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, उसने कभी ये बात नहीं कही, सिर्फ इतनी बात कही कि एक पेड़ है पूरे ब्रह्मांड में, उसको प्रोटेक्ट करना। वो वर्ड प्रोटेक्ट नहीं कह सकता था, वो एनवायरमेंट नहीं कह सकता था, उसने आपकी आस्था से जोड़ के कहा इस पेड़ की पूजा करना। और हम जिसकी पूजा करते हैं उसे साफ सुथरा रखते हैं, उसको पवित्र बना के रखते हैं। आज जाके लोग समझ में आए कि पीपल की पूजा सनातनी क्यों करता है। पूजा करने का मतलब था कि तुम उसको प्रोटेक्ट करो और उसको पानी मिले, क्योंकि यही एकमात्र पेड़ है जो दुनिया में 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो आप अपनी रूट्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे, इस तरह समझाएं शायद, तो आप ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये सरकारों का काम नहीं है, ये समाज का काम है, ये संतों महंतों का काम है। ये जो कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान हमको 70 साल में लगा, दोनों बराबर है। ज्ञान और शिक्षा दो अलग अलग चीजें, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। शिक्षा देता है हमारा यूजीसी, ज्ञान तो आपको वहीं मिलेगा, आश्रम में पंडित जी के पास मिलेगा। तो हमने हर चीज को रूट से काट दिया है और इस काट के एक फेक नैरेटिव को खड़ा किया है, और उस फेक नैरेटिव पे हम चल नहीं पा रहे। अब हमको दिक्कत हो रही है कि हम कहाँ से चले थे कहाँ आ गए। इसलिए इसको अगर लार्जली अगर आप कहें तो जो हैमिंगटन ने किताब लिखी है, जो यूएस साइंटिस्ट है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, आप उसको पढ़िए। ये सिविलाइजेशन की तो लड़ाई है कि एक सिविलाइजेशन ये कहती है कि मैं चींटी को नहीं मार सकता, मैं सांप को नहीं मार सकता, और एक सिविलाइन कहती है मैं तुम्हें मारूंगा, यही मेरा कहना, मेरी किताब कहती है। तो फिर हमारा आपका सामंजस्य कैसे हो सकता है? तो एक बात और जो अभी तक जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे स्पीड आ सकती है, उससे इकोनॉमी में सुधार आ सकता है, लेकिन जो हमने भारत का परिप्रेक्ष्य समझा है, भारत को जिस कॉन्टेक्स्ट में हम विकसित मानते हैं, वो ये कि यहाँ का जो विचार है, यहाँ का जो चरित्र है, यहाँ का जो संस्कार है, वो डेवलप होना चाहिए। यही आप कह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जब सड़कें नहीं थी, जब हवाई जहाज नहीं थे, तब भी हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो सोने की चिड़िया क्यों कहलाते थे? लोग समझते हैं कि हमारे पास सोना बहुत था। भाई, जब दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, तब हमने नालंदा बनाया था। और ऐसी सभ्यताओं ने, जिनको लगता था कि किताब जो है डराती है, उन्होंने नालंदा को जलाया। वो यहां आते, राज करते, नालंदा में और लोगों को विश्वविद्यालय। अब आप उसको कह सकते हैं कि कैसे कनेक्ट होते हैं। भारत इस वक्त उस सिचुएशन में खड़ा हुआ है कि जब आप G20 करते हैं, तो G20 के बारे में तो आज के बच्चे को बहुत कुछ पता है, लेकिन ये दो बातें, कभी कभी कुछ चीज़ें भाई साहब, जब आप बहुत परिस्थितियों से घिरे हुए होते हैं ना, तो आप सिंबॉलिकली करते हैं काम। क्योंकि यहाँ एक नरेटिव है कि जो हिंदी में बात करता है ना, थोड़ा सा डाउन मार्केट आदमी है यार, ही नोज वेरी गुड इंग्लिश, यार क्या अंग्रेजी बोलते थे नेहरू जी, वाह वाह वाह। एक्स नहीं बोलता तो वो थोड़ा, ये एक परसेप्शन क्रिएट किया गया उस क्लास ने जो ICS में थे पहले, उन्हीं बंगलों में अंग्रेजों के जाने के बाद IAS घुस गया है। वही 50 एकड़ में, 100 एकड़ में स्थल उनका मकान बना हुआ है, वो राजशाही वाला अंदाज है, वही कानून है। तो उस वजह से हमने बदलाव नहीं किया, चीज़ें हटी, रिप्लेस किया, लेकिन बेसिक पे नहीं गए। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर के, कि जिस विकास को बेचा जा रहा है, ये क्षणिक है। सभ्यताओं के इतिहास में सड़क की एक दिन की उम्र है, प्रोसेस का पार्ट है। ये तो जैसे आप रहने के लिए झोंपड़ी में रहेंगे और बड़ी बिल्डिंग में रहेंगे, लेकिन झोंपड़ी में रहने से आप गरीब नहीं हो रहे और बड़ी बिल्डिंग में रहने से अमीर नहीं हो रहे। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटी, नालंदा टूट गई, आपकी तक्षशिला की जो सभ्यता है वो आज आपके पास नहीं है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके पास नहीं है। तो ये सभ्यताएं क्यों रखी जाती हैं? ताकि आप सीखें कि ये गलतियां हुई, हम कैसे रहे। तो अब आप दीवार बना के, बिल्डिंग बना के, हवाई जहाज, ये ठीक है, ये जरूरत है, हो सकती है। आपके घर में चूल्हे से आप गैस चूल्हे पे आ गए, तो आपने प्रोग्रेस, आपको लग रहा है प्रोग्रेस किया आपने। अगर उनको रही सही मामलों में देखें तो जो खाना खा रहे हैं वो चूल्हे वाले खाने में, इसमें फर्क है।
आजकल तो बल्कि चूना वाला वापस एस्टेब्लिश हो रहा है और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो महंगा भी है। यस, मैंने ये कहा कि देखिए इस दौर में सरकार एक काम करेगी, क्योंकि सरकारों के सामने पूरी दुनिया को जवाब देना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार खुल के नहीं कहेगी, तो हमको कौन रोक रहा है? हाँ, यस, हमको तो कोई नहीं रोकना, आपको तो नहीं रोकना, हमको तो नहीं चाइना को और अमेरिका को जवाब देना है। हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो हमारी भूमिका जो 10 साल से है वो एक्सेलरेट करने की है, बस हम इससे ज़्यादा नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहला इसका बेसिक फैक्ट ये कि सच बोलिए, और सच कितना भी कड़वा हो उसे सुनने की क्षमता अगर नहीं है तो बदलाव नहीं कर सकते। पुष्पेंद्र ने बोला तो कुछ और मतलब है, और आपने बोला तो कुछ और मतलब है, और किसी बड़े नेताजी ने बोल दिया तो कुछ और मतलब है। सच सच ही रहता है, और सच की प्रवृत्ति होती है। भाई साहब, सच को कितना भी गहरा दफन कर दीजिए, तत्कालिक तौर पे आपके ऊपर कोई 10 एजेंडे लगा सकता है कि इस आदमी का ये मतलब है, ये उसके पेरोल पर, तमाम बातें, लेकिन आप नहीं भी होंगे तब सच निकल के बाहर खड़ा होता है, उतनी ताकत से खड़ा होता है, और उस समय कुछ लोग पागलपने में वो काम करते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। भारतीय राजनीति में 3 लोग उनको साइडलाइन कर दिया, 3 लोगों को, और अपने समय के बड़े लोग थे। आज पाकिस्तान की समस्या और मुसलमानों की समस्या और इस्लाम की समस्या की बात हो रही है। जनवरी 48 में जो भाषण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कलकत्ता के मैदान पे दिया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे दिया था भाषण। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजनीति विद इन कांग्रेस के अंदर भी आपने 92, 93 में, 94 में जाकर के उनको भारत रत्न दिया आउट ऑफ कंपल्शंस। दूसरा आदमी कौन था? वीर सावरकर। तीसरा आदमी कौन था? सुभाष चंद्र बोस। अब सावरकर ऑलमोस्ट एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ द कंट्री एंड सुभाष एक्सट्रीम ईस्ट, दोनों एक जगह मिले, और मिलने पे दोनों क्या बात करते हैं? वह सावरकर के शब्द हैं, क्योंकि सावरकर स्मारक आज बहुत बड़ा बॉम्बे बना हुआ है, मैं उसका सदस्य हूँ, वहाँ जाता हूँ, वहाँ सब कुछ किताबें रखी हैं, लेकिन इत्तेफाक से है कि सावरकर की किताबें सब मराठी में हैं, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। सावरकर सुभाष से कहते हैं कि INA में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को फोर्स में लो, इसलिए कि जब भारत आज़ाद भी होगा तो हमारे पास फोर्स कहाँ से आएगी? क्योंकि 1954, 1958 और 1959 तक भारत की आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का चीफ अंग्रेज था। और जब जो 48 की घटना है जिसके कारण कश्मीर अटका हुआ था, उधर का भी चीफ ऑफ आर्मी अंग्रेज, इधर का भी आर्मी है, और सेनाएं लड़ने वाली हमारी भारतीय थी। तो आपके हाथ में क्या था? उन्होंने अपने आप से चलाया, अपने आप से सीज फायर कर दिया। वो मैं कहता हूं कि आप देखो कि इतने लंबे कालखंड के बाद सरदार पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है। आप कह सकते हैं मूर्ति से क्या होगा? आप किसी को सम्मान तो दें, पहले यहां तो खड़ा तो करें यार। उसके बाद आप ये सोचें कि अभी सरदार पटेल की मूर्ति देख के लोग सरदार पटेल बनेंगे। सरदार पटेल के बारे में पूछेंगे, यार इसकी मूर्ति क्यों लगी है, किस कारण से लगी? देन इट्स टॉक ऑफ द टाउन। 1-2 मुहिम में हम शामिल रहे, जिसका हमें बड़ा ये संतुष्टि है भाई साहब कि हम बहुत साधारण से लोग हैं, लेकिन इस चिल्लाने से सत्ता के कान तक आवाज़ गई, और सत्ता ने हमसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की, ना हम कभी उनसे मिले, लेकिन हम जो चाहते थे वो सत्ता ने कर दिया। तो हम ये समझते हैं हम अपने में खुश हैं, कोई हमसे ये कहे या न कहे कि भाई तुमने किया था, हम इसमें भी सुने, लेकिन हम अपने दौर में इस बात से खुश होंगे यार कि ये बात तो हम कहते रहे थे, और कहते कहते ये बातें हो गई। आप बताइए कि जिस सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ादी की घोषणा की, और दुनिया के 9 राष्ट्रों ने, जर्मन, सिंगापुर, ऐसे देशों ने मान्यता दी भारत की सरकार, अंतरिम सरकार बनाई, प्रधानमंत्री घोषित हुए, रेडियो चलाया, करेंसी चलाई और स्टाम्प तक चलाया। उस आदमी से, वो आदमी आज इतिहास में नहीं है। और कमाल यह है, इतना झूठ बोला गया कि 1945 में उनका दुर्घटना में बता दिया गया कि वो तो मर गए, और 1958 तक 3 मूर्ति जो जगह है वहां चले जाइए, आर्काइव में डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। 1958 तक सुभाष के घर की जासूसी हुई है। बताइए।
आजाद भारत में कोई पूछेगा आपसे तो बताइएगा कि हम ये थे, तब लोगों को लगेगा ये सड़क नहीं बन रही है, कुछ कुछ बन रहा है, लेकिन सब कुछ नहीं बन सकता। सुभाष चंद्र बोस की 58 तक जासूसी हुई और 1968 भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, आपको शर्म आएगी अपने ऊपर कि हम क्या क्या बातें करते हैं। भारत की आईबी जो इंटरनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट बनाती थी वो ऑफिशियली 1968 तक ब्रिटेन की MI5 जो उनकी खुफिया एजेंसी है उसको ऑफिशियली जाती थी। बताइए, इट्स ऑन रिकॉर्ड। और हम कहते हमारा आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है, इससे बड़ा फ्रॉड हो ही नहीं सकता। ये कैसे? ये बताता हूं आपको।